Hello students, again welcome in chemistry class। तो अब हम अपनी सी केमिस्ट्री वीडियो सीरीज को जारी रखते हुए अब जो अगला टॉपिक लेंगे हम होल कॉन्सेप्ट का, वो है हमारा क्या, इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार। इसको लेके बच्चे या स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि होता क्या है। तो मैं आज आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बता देता हूँ और बहुत ही इजी गोइंग आप इससे समझ जाएंगे। इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट अर्थात सबके लिए सेम वैलेंसी का जो मास है, सबकी जो इक्विवेलेंट वैलेंसीज के करस्पॉन्डिंग जो मास है, एक्चुअली में वही इक्विवेलेंट मास है। अर्थात जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर्स हैं, उनकी एक वैलेंसी के संगत कितना मास आता है, वही उसका क्या है, इक्विवेलेंट मास। मतलब इक्विवेलेंट मास इज द मास व्हिच इज करस्पॉन्डिंग टू वन वैलेंसी ऑफ मैटर। अर्थात किसी भी पदार्थ की एक संयोजकता के तुल्य भार को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। मतलब जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, टोटल मास, एटॉमिक मास कितना है, 16। जब उसका 16 ग्राम रिएक्ट करता है तब उसकी 2 वैलेंसी यूज होती है, जैसे H2O का फॉर्मेशन हो जाए। अब मान लो उसकी 1 वैलेंसी को यूज करें तो वो कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। जस्ट हाइड्रोजन 1 वैलेंसी होती है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। अब मान लो कार्बन है, कार्बन पूरा कंप्लीट 1 एटम रिएक्शन करे, 1 मोल उसका तो 12 ग्राम यूज होता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 1 वैलेंसी के करस्पॉन्डिंग में कितना होगा, एक संयोजकता के तुल्य कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दो। तो इस तरह से किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का, किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड, आयन, उसकी 1 वैलेंसी के करस्पॉन्डिंग में जो मास आएगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास को कैसे डिटरमाइन करें, कैसे कैलकुलेट करें, हम उसको देखते हैं। कि पहले तो ये डेफिनेशन मैंने लिखी है आपको कि 1 वैलेंसी मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास। अर्थात पदार्थ की एक संयोजकता के तुल्य भार को ही हम क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार। मतलब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो उस सब्सटेंस का मोलर भार लें और n फैक्टर एक्चुअली है उस सब्सटेंस की वैलेंसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, n फैक्टर, उससे डिवाइड कर दें। तो मोलर मास अपॉन n फैक्टर इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। अर्थात अणु भार जो है, मोलर भार, उसको n कारक संयोजकता जो है उससे विभाजित कर दें, nf से व्यक्त कर दें हम यहाँ, तो वो बन जाएगा इक्विवेलेंट मास। ग्राम पर इक्विवेलेंट यूनिट में आता है ये। अब आता है कि n फैक्टर कैसे पता चले कि किसका n फैक्टर क्या है। n फैक्टर मतलब वैलेंसी। तो देखो, अगर हम एलिमेंट दे रखा है क्वेश्चन, पहले मैंने सबके n फैक्टर बताए हैं कि अगर आपको किसी सब्सटेंस में एलिमेंट आ गया तो उसका जब n फैक्टर निकालोगे आप, तो आपको क्या करना है, उसकी वैलेंसी को ही n फैक्टर लेना है। अर्थात तत्व की संयोजकता ही उसका n कारक है। मतलब वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड n फैक्टर ऑफ एलिमेंट। अगर कोई आयनिक स्पीशीज आ जाए जैसे कि Na+ या Mg2+, तो उसका जो चार्ज है, चाहे वो नेगेटिव आयन हो या पॉजिटिव आयन, कोई भी आयन हो, उसका n फैक्टर उसके चार्ज के बराबर होगा। आयन का n है, आवेश के बराबर है। अगर कोई सॉल्ट आ जाता है तो उस सॉल्ट को क्या करें आप, कंप्लीट आयोनाइज्ड कर लें और उसमें कैटाइन और एनाइन देखें। कैटाइन और एनाइन में कैटाइन का या फिर एनाइन का टोटल चार्ज लेना है, धनायन या ऋणायन का कुल आवेश लेना है, वो आवेश ही उसका क्या होगा, n फैक्टर होगा। अगर वो सिंगल सॉल्ट है, जैसे कि मान लो K2SO4 है, तो K2SO4 तो K का ले ले या फिर SO4 का चार्ज, आपको केवल उसके रिजल्टेंट नंबर लेना है, आपको चार्ज से कोई लेना देना नहीं होगा। आवेश जो है प्लस माइनस है, केवल संख्या लेना। अगर डबल सॉल्ट है तो उसके सारे आयंस को आयोनाइज्ड कर लो और उसके टोटल कैटाइन देख लो और एनाइन और उसका टोटल चार्ज का
कर दो, वो लेना है आपको न्यूमेरिकली वैल्यू। तो इस तरह से आयन सॉल्ट के लिए लेना है। अगर कहीं एसिड आ जाता है तो उसका जो एन फैक्टर होगा वो उसकी बेसिसिटी अर्थात नंबर ऑफ H प्लस के बराबर होता है, या फिर वो रिएक्शन में कितने H यूज कर रहा है उसको देख लें आप, तो वो उसका एन फैक्टर होगा क्षारीयता अर्थात उसमें H प्लस आयनों की संख्या। अगर बेस आ जाता है कहीं पर, क्षार आता है, तो उसकी एसिडिटी कहलाती है वो, अर्थात वो कितने OH का यूज कर रहा है या उसमें नंबर ऑफ OH मैक्सिमम कितने हैं वो देख लें, वो उसका एन फैक्टर होगा। अगर कहीं ऑक्सीकारक आ जाता है, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर, तो ऑक्सीडाइजर स्पीशीज क्या है कि मॉलिक्यूल आयन और एनी स्पीशीज which gain electron from other species, अर्थात कोई भी ऐसा अणु जो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले वो ऑक्सीकारक है। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय वन मॉलिक्यूल या वन मोल ऑफ ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक के एक मोल द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, आप उनको उसका एन फैक्टर है। और अगर अपचायक आ जाए, रिडक्टेंट हो, रिड्यूसर हो, तो अपचायक अगर आता है तो वो अपचायक क्या है, रिड्यूसर क्या है, रिडक्टेंट क्या होते हैं कि विच स्पीशीज, ठीक है, गिव इलेक्ट्रॉन या लूज इलेक्ट्रॉन, तो उसके वन मोल द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए गए, अर्थात एक मोल द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, वो आप उसकी संख्या नोट कर लें, वही उसका एन फैक्टर है। तो इस तरह से अभी और भी एन फैक्टर, जैसे कहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो या कोई केमिकल इक्वेशन लिखी गई हो रिडॉक्स, तो हम उसको भी देखते हैं, पहले आप इसे नोट करें। ओके, तो एन फैक्टर को आप समझ गए होंगे कि मोलर मास में सीधा है एन फैक्टर से डिवाइड करना है, वन वैलेंसी के करस्पॉन्डिंग मास निकालना है, वही इक्विवेलेंट मास है, पहले आप इनको नोट कर लें। ओके, तो इसी तरह अगर मान लो कोई आपको रिएक्शन एक बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है, कोई रिडॉक्स रिएक्शन आपको दे रखी है एक रिडॉक्स रिएक्शन में, और फिर किसी रिएक्टेंट का आपको क्या पूछ लिया गया हो, इक्विवेलेंट मास, तो उसका फॉर्मूला होता है, पहले आप उसका एन फैक्टर निकालें। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एन फैक्टर इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन बैलेंस्ड इक्वेशन, अर्थात उस संतुलित रासायनिक समीकरण में, उस बैलेंस्ड इक्वेशन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, मतलब कितना ऑक्सीडाइजर ने एक्सेप्ट किए, गेन किए, और कितने इलेक्ट्रॉन जो है रिड्यूसर ने रिलीज किए, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने जुड़ जाएंगे, तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें। अपॉन में क्या करते हैं, जिस रिएक्टेंट के लिए आप निकाल रहे हैं कि उसका इक्विवेलेंट मास या एन फैक्टर, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में कुल स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन और अभिकारक का रस समीकरणमिति स्थिरांक, जैसे मान लो Cl2, तो Cl2 का एक डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, एक असमानुपाती रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है, उसमें एक Cl2 Cl में चेंज हो रहा है, Cl माइनस में, और एक Cl2 ClO3 माइनस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन का 0 है और यहाँ जाके -1 हो रहा है, यहाँ क्लोरीन का 0 है और यहाँ पर क्लोरीन का प्लस आ गया। अगर आप इसे बैलेंस्ड करें तो इस पूरी प्रोसेस में एक Cl2 का 2ClO3 में अगर ट्रांसफर हो जाए तो इस तरह से एक क्लोरीन 5 प्लस में, तो दो क्लोरीन कितने हो गए 10 प्लस, मतलब यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ ट्रांसफर हुए हैं, तो इस तरह से 10 Cl माइनस बन गए इससे, अर्थात हम ये कहें कि 6Cl2OH बेसिक मीडियम में ट्रांसफर हुए 10 इलेक्ट्रॉन और 10 Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस, मतलब इसको पूरा बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे हम आगे। तो हम यहाँ कहें कि क्लोरीन, इस रिएक्शन में क्लोरीन का एन फैक्टर कितना है, तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इस तरह से एन फैक्टर, जैसे इस रिएक्शन की बेसिक मीडियम में, तो कुल मिलाकर इस रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और उसमें जो है अगर हम देखें कि जो है उसका है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है क्लोरीन का, तो कितना है 6, तो हो गया 5/3, तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन इस डिस्प्रोपोर्शनेशन में कितना हो गया 71, तो उसका मोलर मास हो गया, और 5/3 से आपने उसको क्या कर दिया, इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप निकाल सकते हैं। तो आप पहले से नोट करें, एक एग्जांपल और मैं इसी तरह का आपको बता दे रहा हूं। ओके, ऐसे लिख दी गई हो कि ये लिखी है K2
Cr2O7 प्लस, देखते हैं अभी हम, 14HCl gives 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 7H2O और प्लस यहां पर आपके पास बचा जो भी क्लोरीन। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें टोटल KCl हो गया, क्लोरीन कितने हो गए आपके पास 2 6 और ये हो गया 8 और आपके पास अभी बचे तो ये हो जाएगा 3Cl। अब आप इस इक्वेशन में देखोगे कि यहां क्रोमियम का +6 है पर क्रोमियम और यहां क्रोमियम की +3 है, मतलब हम ये कहें कि +3 पर क्रोमियम। तो कुल मिला के यहां पर यहां से यहां चेंज होने पर 2 इंटू इलेक्ट्रॉन 6 प्लस से 3 प्लस, मतलब सॉरी क्रोमियम 6 प्लस से 3 प्लस में चेंज हो रहा है, लेकिन 2 क्रोमियम है तो यहां पर कुल मिला के 2 और चेंज कितना हुआ 3, तो कितना का हो गया 6 का। अब मैं कहूं यहां पर कि आपको 2 अलग अलग रिएक्टेंट दे रखे हैं, ठीक है, कि आपको मैंने कहा कि n फैक्टर ऑफ HCl कितना हुआ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अपॉन, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ क्लोरीन सॉरी HCl, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 6। HCl का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब रस समीकरण में स्थिरांक कितना है 14, तो यहां कितना आ जाएगा 3/7। इसका मतलब है कि n फैक्टर ऑफ HCl कितना हो गया 3/7। ठीक इसी तरह से मान लो हम किसका n फैक्टर निकालें, n फैक्टर ऑफ K2Cr2O7, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 6 और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो आप यहां लिखेंगे कितना HCl का 36.5 अपॉन में क्या हो जाएगा 3/7। मैं कहूं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 कितना हुआ, तो जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है अपॉन में क्या डिवाइड कर दोगे 6। तो अगर एक बैलेंस्ड केमिकल रिडॉक्स इक्वेशन दी है तो इस तरह से उसका n फैक्टर कैलकुलेट करें, और अगर मान लो इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल का पूछा गया है तो इस तरह से आप ट्रांसफर में से कुछ कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, उतने कितने लूज किए, उस बेस पर निकालेंगे। तो इस तरह से n फैक्टर के बेस पर इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो एक और फॉर्मूला बता दूं कि अगर आपको दिया गया हो कि इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड, जो ऐसे आयोनाइज्ड फॉर्म में ना लिखा गया हो, तो वो होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ, ठीक है, या हम कहें कि इसको ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ रेडिकल, मतलब है रेडिकल ऑफ कंपाउंड। तो यौगिक के मूलक का तुल्यांकीय, मतलब जैसे लिखा है CaCO3, तो आप लिखेंगे MeCa+2 प्लस ECO3 2 तो ये हो जाएगा कितना 40/2 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 60/2, तो ये कितना आ गया आपके पास 50। ठीक इसी तरह से मान लो मैंने कहा H2O का कैलकुलेट करना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना EH+ प्लस EOH-, तो 1 ये हो गया
और OH का कितना हो जाएगा 17, तो ये कितना आ जाएगा 80। तो इस तरह से इक्विवेलेंट मास किसी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, अर्थात उसके जो भी रेडिकल्स हैं उनको जोड़ दें और उस तरह से उनका सम से निकाल सकते हैं किसी रिएक्शन के बेस पर। अब मैंने सबके एक एक फॉर्मूले बताए, तो आप उन फॉर्मूले के बेस पर मैं सबके एक एक एग्जांपल बता देता हूं। ओके, 2 एग्जांपल तो यही हो गए लास्ट के, आप इनको नोट कर लें। अब आप देखिए, मान लिया जाए कि आपको इस तरह से एक एग्जांपल सबका बता देता हूं मैं आपको। ओके, चलिए नोट करें। अब आप एक एक एग्जांपल भी सबके बता देता हूं मैं आपको कैसे। और एग्जांपल है, जैसे मान लो फर्स्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन इन CH4, मतलब CH4 में आपको किसका कैलकुलेट करना है, कार्बन का। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास मतलब मोलर मास अपॉन वैलेंसी। तो ये एटॉमिक मास परमाणु भार कितना होता है कार्बन का, 12। संयोजकता कितनी दिख रही है, वैलेंसी कितनी दिख रही है, 4, तो कितना हो जाएगा 3 ग्राम पर इक्विवेलेंट 1। ठीक इसी तरह से मान लिखा CO3 माइनस, इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है हमें CO3 माइनस का। तो हम लिखेंगे 60 का फार्मूला मास और चार्ज कितना है 2, तो कितना जाएगा 30 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक इसी तरह से मान लो आपको लिखा है Al2SO4 होल थ्राइस, इसके लिए कैलकुलेट करना है। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, जो भी इसका होल है। अब आप इसमें यहां देखेंगे कि Al2SO4 होल थ्राइस जब आयोनाइज होगा तो 2Al+3 प्लस यहां हो जाएगा 3SO4 -2। तो यहां n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 6, मतलब n फैक्टर कितना हो गया इसके लिए 6। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, जो भी इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट है अपॉन कितना कर दें 6 से डिवाइड कर दें। मान लो आपको दे रखा है K2SO4 इनटू Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24H2। तो जब हम जानते हैं कि K2SO4 इनटू Al2SO4 होल थ्राइस इनटू 24H2 आयोनाइज होगा, तो 2K प्लस 2Al+3 प्लस 3 और 4 SO4 -2 प्लस 24H2। तो कुल मिलाकर यहाँ n फैक्टर जो है वो कितना आ जाएगा 8। क्यों, क्योंकि 2 इसके प्लस और 6 ये। तो कुल मिलाकर हम इसका क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपन कितना कर देंगे 8। ठीक इसी तरह से मान लिया जाए आपको 5th नंबर में मान लो H2SO4 की कैलकुलेट करना है EM, तो आप इसका कितना हो जाएगा 98/2। क्यों, क्योंकि इसमें 2H प्लस है। यहाँ पर अगर हम कहें कि H2SO4 आयोनाइज हुआ 2H प्लस SO4 -2। इसी प्रकार मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करना है, तो आप लिखेंगे EM। तो इसका जो भी मॉलिक्यूलर मास है आप उसे किससे डिवाइड कर दोगे 2। क्यों, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन से Ca+2 और +2OH माइनस, तो यहाँ n फैक्टर कितना हो गया 2, यहाँ पर भी n फैक्टर कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया किसी एलिमेंट का हो गया, ये किसी आयन का हो गया, अर्थात आयन का फॉर्मूला मास अपॉन चार्ज कर दिया। ये सॉल्ट है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6 कर दिया। क्यों, क्योंकि इसका कैटायन या एनायन का टोटल चार्ज 6 आएगा। ठीक है, एलम में देखा आपने 8 आ जाएगा। H2SO4 में 98/2 आ जाएगा, क्योंकि इसका मोलर मास 98 और H प्लस है 2। इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो उसके मॉलिक्यूलर मास अपॉन कितना कर दोगे आप 2 कर दोगे। ठीक इसी तरह से मान लो आपको एक रिएक्शन और लिखता हूं मैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के बारे में, पहले आप इसको नोट कर लें। अब हम इसी तरह से देखें, मान लो आपको एक रिएक्शन में लिखी हुई है कि KMnO4 प्लस H2SO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4
ला के तो यहाँ लगा दे 3, तो जाएगा 3H2 और प्लस क्या 5O। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इसमें देखें 7 प्लस है और यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ, अगर हम यहाँ पर किसका पूछ लें देख लें KMnO4, तो हम लिखेंगे कितना, उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसको किससे डिवाइड करते हैं आप 5 से। ठीक इसी तरह से मान लिया जाए कि यहाँ पर आ जाए कि ये है हमारे पास FeSO4 into NH4 whole twice SO4 into 6H2 FeS, ठीक है, और प्लस O प्लस H2SO4 चेंज हो जाएगा ये कि Fe2SO4 whole thrice प्लस H2O, ये SO यहां ला दें तो हो गया Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये हो जाए बचे आपके पास कितने प्लस 2 NH4 होल ट्वाइस SO4, इसमें कोई चेंज नहीं आता, और प्लस 6 ये थे और एक बना है इसमें, तो हो गया 13H2। तो मैं यहाँ पर इसकी स्टेट क्या थी प्लस 2 और यहाँ जाके कितनी हो गई है प्लस 3, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ FeS, तो वो हो जाएगा जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास होता है उसमें किससे डिवाइड करना है आपको 1 से। तो इस तरह से एक रेडॉक्स इक्वेशन में किसी भी स्पीशीज का अगर आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो या तो आप उसमें ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन ले लें और उसके ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उस रिएक्टेंट से डिवाइड कर दें। तो इस तरह से इक्विवेलेंट मास आपको मैंने बताया है, सारे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना, उनके सबके फॉर्मूले एन फैक्टर के बेस पर। तो एन फैक्टर अगर आपसे सही ढंग से आता है तो आप हर स्पीशीज का इक्विवेलेंट मास तुल्यांक की बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करें इसके क्वेश्चंस की, और उसमें कहाँ इन फैक्टर की ज़रूरत है उस बेस पर आप उसको अच्छी तरह से कैलकुलेट करें। तो आप इसे नोट कर लें। ओके, तो मैंने आपको तुल्यांक की बात सही ढंग से समझा दिया, आप कोशिश करें इसको देखें, और कोई भी अगर मेरी वीडियोस में कमी लगती है आपको तो आप मेरे कमेंट्स में लिख के मुझे एक बता सकते हैं, मैं अपने उसमें करेक्शन करूँगा और अच्छे से अच्छा वीडियो देने की कोशिश करूँगा। ओके।